आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, इसमें अपन के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसमें अपन 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का आपको ना टाइम स्लैब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको जिस भी क्वेश्चन में डॉट है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में डॉट है, आपको 1 से 4 तक तो बन चुका है, तो 1 से 4 तक देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, तो आपको डबल टैप स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 5 पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 के आगे ब्लू कलर का टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाइएगा। आपको 1 से 4 तक डायरेक्ट स्किप हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन का टाइम स्लैब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा ना, आप उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4। अगर आप एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.3 तक नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक देखने को मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.4 है। ठीक है, ये अपन के पास ट्रिगो फंक्शन का है। चैप्टर का नाम है ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, ट्रिगो फंक्शन का क्वेश्चन है। और इसके बाद क्लास 11 तो प्री डिफाइन है। क्लास 11 प्री डिफाइन है। पेज नंबर ही अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर अपन के पास 78 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में अपन के पास उससे पहले स्टेटमेंट दे रखा है कि फाइंड द, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन में इससे पहले स्टेटमेंट दे रखा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। क्या करा है कि जो इक्वेशन दे रखा है 1 से 4 तक, उसका जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो सबसे पहले अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन में अपन के पास 10x = √3। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि √3 किसका वैल्यू होता है, 10x = √3, और √3 अपन के पास 1060 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला इसमें 2 क्वेश्चन है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखे, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन या वैल्यू लिख दिए, वैल्यू ऑफ x = 60 डिग्री। और ये जो 60 डिग्री है ना, ये हमेशा रेडियन में होगा। रेडियन में होगा मतलब π/3। ये अपन के पास एक, और ये अपन के पास 0 से 2π में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आते हैं ना, वो प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 से 2π में आते हैं। ठीक है, तो अपन के पास 10x क्या है, पॉजिटिव है, तो एक अपन के पास π/3 आ गया। ठीक है, और ये 10x और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो एंगल आ गया 10π/3, और एक कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक और एंगल आएगा π + π/3। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल π, π + π/3 हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ये हो गया। तो अपन के पास आ गया π/3, 3 1 4, मतलब 4π/3 अपन के पास दूसरा सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब इसके लिए अपन जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को ना थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। एक अपन के पास, अगर आप ट्रिगो फंक्शन पढ़े होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, तो आपको पता होगा कि tan θ = tan अल्फा होता है। ठीक है, tan θ = होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे θ = होता है nπ + अल्फा। ठीक है, ये जो अल्फा होता है ना, ये रेडियन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan θ = tan अल्फा है, तो अपन के पास tan θ = tan x = tan अल्फा। tan अल्फा की जगह अपन के पास क्या है, π/3। तो अपन के पास इक्वेशन क्या बन गया, tan x = क्या हो जाएगा, tan π/3। तो अपन के पास x क्या आ जाएगा, nπ + π/3। यही अपन के पास जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला अपन के पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, और ये अपन के पास जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर है, जनरल सॉल्यूशन अपन के पास है π/3, 4π/3, π/3, 4π/3, और जनरल सॉल्यूशन है अपन के पास nπ + π/3। और हाँ, यहाँ पे n बिलोंग टू z होगा। ठीक है, ये z का वैल्यू आपको अच्छे से पता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है sec x = 2। sec x = 2। इसका अपन के पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos x = 1/2 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। जैसे cos x 1/2 हो गया, तो ये cos 60 के बराबर हो गया। cos 60 के बराबर, इसमें कोई दिक्कत, cos 1/2 cos 60 के बराबर होता है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू एक्स कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री इसको अपन के पास किस में चेंज करना है, इसको अपन के पास रेडियन में चेंज करना है। तो 60 को क्या लिख सकते हैं π/3। तो ये एक वैल्यू आ गया। अब उनको जो जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π में आता है। तो ये अपन के पास देखिए सेक कॉस अपन के पास कहाँ का पॉजिटिव होता है, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड थर्ड में नेगेटिव होता है। तो कॉस पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार पॉजिटिव हुआ, सेकंड और थर्ड में तो नेगेटिव होता है, तो दूसरा फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो मतलब 2π - π/3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा π/3, 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 5π/3। ये अपन के पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन के लिए एक आप अगर ट्रिगो इक्वेशन पढ़ रखे होंगे तो एक चीज़ पढ़े होंगे कि कॉस, ये अपन बताने के लिए यहाँ पे तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ ये बताने के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए। तो मैं अब बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इससे अपन ये आगे वाला फॉर्मूला लिखते हैं। आगे वाला जो भी लिखना है ये इसको बेस मानते हुए लिखते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा, ये तो पढ़े होंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है अपन के पास, थीटा इक्वल टू होता है 2nπ ± अल्फा। ठीक है, 2nπ ± अल्फा। तो ये अपन के पास आ गया, n बिलोंग्स टू z होता है यहाँ पे भी, तो इसी को बेस मानते हुए अपन ये लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू cos 60 मतलब cos π/3। तो cos x इक्वल टू आ जाएगा cos π/3। तो अपन यहाँ पे अल्फा की जगह π/3 हो जाएगा। ये जो अल्फा होता है ना, ये अपन के पास हमेशा रेडियन में होता है। ठीक है, ये हमेशा रेडियन में होता है, तो π/3 हो गया। तो x अपन के पास क्या आ जाएगा 2nπ ± π/3। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना 5π/3 भी यहाँ से आ जाएगा। तो n बिलोंग टू z ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू z। एक बार आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है π/3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन है अपन के पास π/3, 5π/3 और जनरल सॉल्यूशन है अपन के पास 2nπ ± π/3। ठीक है, ये अपन के पास जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास cot x इक्वल टू -√3, cot x इक्वल टू -√3। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू -1/√3 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अगर ये माइनस नहीं रहता तो अपन के पास tan x इक्वल टू ये लिख सकते थे। माइनस नहीं रहता तो यहाँ पे अपन लिख लीजिए tan x इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू tan π/, ये tan 30 लिख सकते थे। और ये अपन के पास tan 30 अपन के पास क्या लिख सकते थे, tan π/3, सॉरी π/6 हो जाता, ये लिख सकते थे। लेकिन माइनस है, माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, अगर माइनस नहीं रहता तो अपन के पास tan 30 प्रिंसिपल वैल्यू अपन के पास π/6 हो जाता अगर माइनस नहीं रहता तो। लेकिन माइनस है तो अपन के पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये अपन के पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपन के पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये अपन के पास माइनस नहीं रहता तो अपन के पास π/6 ही आंसर होता। माइनस आ गया तो अपन के पास सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये अपन के पास π - π/6, एक ये वैल्यू आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगा 2π - π/6, एक ये वैल्यू आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, एक ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 में से 5 गया तो 6 में से 1 गया तो 5π/6 और दूसरा है 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया तो अपन के पास आएगा 11π/6। ये दोनों अपन के पास कौन सा हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 5π/6, सबसे छोटा एंगल कौन सा है 5π/6, तो 5π/6 को बेस बनाते हैं। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एक जो क्या नाम है ट्रिगो इक्वेशन में अपन पढ़ रखे होंगे, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, अल्फा ये रेडियन में होता है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता था nπ, ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का भी 1 ही है, तो nπ + अल्फा होता है था। ठीक है, तो अपन के पास इस केस में क्या है, tan x इक्वल टू tan, सबसे स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू अपन के पास 5π/6 है, तो अपन के पास tan 5π/6, ये रेडियन में है तो रेडियन में अपन डाल दिए। तो अपन के पास x क्या आ जाएगा, nπ + 5π/6 होगा, 3 नहीं होगा, 5π/6। ये अपन के पास कौन सा जो सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपन के पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर है अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3 का
5π/6 प्रिंसिपल सोल्यूशन है अपन के पास 5π/6, 11π/6 और जनरल सोल्यूशन है अपन के पास n प्लस 5π/6। ये अपन के पास जनरल सोल्यूशन n लिख दीजिए, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये अपन के पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास cosec x इक्वल टू -2, cosec x इक्वल टू -2, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin x इक्वल टू -1/2 लिख सकते हैं, sin x इक्वल टू -1/2। अगर ये माइनस नहीं होता, अगर sin x 1/2 होता तो प्रिंसिपल वैल्यू अपन के पास क्या हो जाता, π/6 डायरेक्ट हो जाता, π/6 और कॉमा पाई प्लस π/6, पाई माइनस π/6, दो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाता। लेकिन ये माइनस है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर प्रिंसिपल ये माइनस नहीं होता तो अपन के पास क्या आ जाता, sin x इक्वल टू 1/2 इक्वल टू sin 30 लिख सकते थे। तो अपन के पास 30 इक्वल टू क्या आना, π/3 आ जाता प्रिंसिपल वैल्यू, सॉरी π/6 होता, π/6 अपन के पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाता है। लेकिन अपन के पास प्रिंसिपल वैल्यू π/6 नहीं हुआ क्योंकि माइनस में, और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 1/2 कब कब देता है अपन के पास, π/6 पे ही तो 1/2 तो क्वेश्चन ये देता है, क्या नाम है, ये वैल्यू देता है sin x π/6 की जगह π/6 पे ही -1/2 वैल्यू देता है। तो अगर माइनस नहीं होता तो π/6 होता प्रिंसिपल वैल्यू। अगर माइनस है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x क्या आ जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x अपन के पास हो जाएगा, ये अपन के पास -1/2, तो अपन के पास हो जाएगा पाई प्लस π/6 कॉमा 2π माइनस π/6। ये अपन के पास कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये अपन के पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये अपन के पास फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व किया तो 6 1 7 π/6 ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो 6 2 12, 12 में से 1 गया तो 11 π/6 ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ना एक चीज़ पढ़े होंगे आप, एक चीज़ ये कि साइन थीटा, ये क्या नाम है, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, ये तो अपन के पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आ गया। ठीक है, ट्रिवियल इक्वेशन अगर पढ़े होंगे आप थोड़ा मोड़ा, तो आप ना एक चीज़ पढ़े होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, इस केस में अपन के पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, थीटा इक्वल टू होता था n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। यह अपन के पास ये आता था, क्या नाम है, थीटा इक्वल टू आता था। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, जो भी मान लीजिए, या z मान लीजिए, n बिलोंग टू इंटीजर होता था इस केस में। अपन के पास केस क्या है, अपन के पास प्रिंसिपल वैल्यू का सबसे छोटा एंगल लेना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, तो सबसे छोटा है, तो अपन के पास केस क्या है, साइन x इक्वल टू 7π/6। तो साइन x इक्वल टू है अपन के पास साइन 7π/6। तो इसमें x थीटा की जगह x है और अल्फा की जगह अपन के पास 7π/6 है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n 7π/6। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिख दीजिए, जनरल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। और ये अपन के पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है अपन के पास 7π/6, 11π/6, और जनरल सॉल्यूशन है अपन के पास n पाई -1 की पावर n 7π/6। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले स्टेटमेंट दे रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। इसमें ना क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे में जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इक्वेशन है अपन के पास cos 4x इक्वल टू cos 2x। यह अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें अपन के पास जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को इसको इधर ले जाते हैं, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। इसमें ना अपन क्या करते हैं, CD फॉर्मूला लगाते थे, cos C माइनस cos D। cos C माइनस cos D का फॉर्मूला मैं मान के चलता हूँ आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट cos C माइनस cos D इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। यहाँ अपन के पास CD फार्मूला होता है। इस CD फार्मूला को ना यहाँ पे अप्लाई कीजिए। C की जगह अपन के पास क्या है, 4x, और D की जगह अपन के पास 2 है। तो ये अपन के पास C हो गया, ये अपन के पास D हो गया। यहाँ पे जगह नहीं, नीचे लिखते। तो CD यहाँ पे तो माइनस टाइम्स 2 इंटू साइन C प्लस D, मतलब 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन C माइनस D, मतलब 4x माइनस 2x
बाई 2 इक्वल टू 0, माइनस और 2 को इधर ले जाके 0 कर दीजिए तो 0 हो गया। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, साइन 4 2 6, 6 में से 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अपन के पास बचेगा 3x इंटू साइन 4 में से 2 गया तो अपन के पास 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि साइन 3x भी 0 हो सकता है और साइन x भी 0 हो सकता है, तो दोनों 0 हो सकता है। तो अपन के पास 2 केस बनेगा, एक केस ये होगा कि साइन 3x इक्वल टू 0, दूसरा केस ये होगा कि साइन x इक्वल टू 0। 2 केस बन गया। इस केस में अपन के पास क्या होगा, 3x इक्वल टू n पाई बाई 2, सॉरी n पाई, 3x इक्वल टू n पाई। या अपने के पास जनरल सोल्यूशन होता है साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई होता है, क्योंकि पाई पे ही साइन ये क्या नाम है थीटा 0 होगा, साइन 0 होगा, तो n पाई हो गया। इस केस में क्या होगा, x इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो अपन के पास यहाँ से x निकाल लीजिए और यहाँ से x निकाल लीजिए, तो x अपन के पास क्या आ जाएगा, n पाई बाई 2 और यहाँ सॉरी 3 और यहाँ से x आ जाएगा अपन के पास n पाई। ये दोनों अपन के पास आंसर होगा, x इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इक्वल टू n पाई। आंसर भी अपन के पास दो होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का है x इक्वल टू n पाई बाई 3, यहाँ पे और लिख दीजिए, ये और ये या ये दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, और x इक्वल टू n पाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन के पास कि cos 3x प्लस cos x माइनस 2x इक्वल टू 0, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें अपन को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। चलिए निकालते हैं। अपन ना इस दोनों में CD फार्मूला लगाते हैं। CD फार्मूला नहीं आते तो आप यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट cos C प्लस cos D इक्वल टू 2 टाइम्स cos C प्लस D, तो C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। ये अपने के पास ब्रैकेट लगा दीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, तो cos C माइनस D बाई 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये अपने के पास CD फार्मूला। चलिए CD फार्मूला सिर्फ इस दोनों में लगाते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये CD फार्मूला, C की जगह अपने के पास 3x है, D की जगह अपने के पास x है, तो यहाँ पे अपन लगाते हैं CD फार्मूला। तो 2 इंटू cos C प्लस D मतलब 3x प्लस x, तो यहाँ अपने के पास आएगा 3 1 4, 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos C माइनस D, तो cos C माइनस डी मतलब 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स। C की जगह अपने के पास 3x है, D की जगह अपने के पास x है, माइनस टाइम्स cos 2x इक्वल टू 0। ये अपने के पास आ गया। इसको अपन क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए अपन के पास, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस 3 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2x बचेगा, इंटू कॉस यह आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो सिर्फ x बचेगा, माइनस टाइम्स cos 2x इक्वल टू 0। देखिए cos 2x दोनों में, cos 2x अपन कॉमन ले लेते हैं। चलिए कॉमन लेते हैं तो अपन के पास क्या बचेगा, cos 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इंटू 2 इंटू cos x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि cos 2x भी 0 हो सकता है और ये होल क्वांटिटी भी 0 हो सकता है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 केस बनेगा। पहला केस कि cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा केस अपन के पास क्या बनेगा कि 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। cos 2x इक्वल टू 0, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि cos 2x इक्वल टू 0, cos 0 कहाँ होता है, इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इवन मल्टीपल पे तो cos 0 नहीं होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो अपन के पास यहाँ पे एक यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसका जनरल सोल्यूशन ये आ जाएगा, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से अपन के पास x क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। यह अपन के पास ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से अपन के पास क्या आ जाएगा, 2 cos x इक्वल टू 1, तो cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, मतलब 1/2 आ जाएगा cos 60 मतलब cos पाई बाई 3। ये आ जाएगा अपन के पास cos 60 यानी cos पाई बाई 3। तो अपन के पास ये प्रिंसिपल सोल्यूशन अपन के पास पाई बाई 3 आ जाएगा। एक जो टिडगो इक्वेशन में एक चीज़ पढ़े होंगे, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा। इस केस में अपन के पास क्या आता था, x इक्वल थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, यह अपन के पास आता था। यहाँ पर अल्फ़ा अपन के पास रेडियन में रहता था, तो यहीं से अपन कोरिलेट कीजिए। अपन के पास कौन सा क्या, cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3 है, तो cos x इक्वल टू क्या है, cos
π/3, तो अल्फा की जगह π/3 है तो π/3 डाल दीजिए, थीटा की जगह x है तो x अपन के पास क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, तो अपन के पास दो जनरल सोल्यूशन आएगा, एक जनरल सोल्यूशन ये, एक जनरल सोल्यूशन ये। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक ही जगह लिख दीजिए x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/4 और x इक्वल टू 2n पाई माइनस π/3। ये दो जनरल सोल्यूशन आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। एक बार आंसर दे लेते क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर किधर गया, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/4 x 2n पाई प्लस माइनस π/3। यहाँ पर n बिलोंग्स टू z, ये z लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास sin 2x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। sin 2x प्लस कॉस x ही है, कॉस x इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, sin 2x का फॉर्मूला लगा लीजिए। एक फॉर्मूला सुने होंगे, नोट करके लिख लीजिए। नोट sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा इक्वल टू ये होता है, तो ये फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। sin 2 थीटा की जगह अपन के पास x है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x प्लस टाइम्स कॉस x, इतना लिख सकते हैं इक्वल टू 0। देखिए cos x दोनों में cos x कॉमन ले लीजिए, cos x अपन कॉमन लेते हैं तो अपन के पास बचेगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपन के पास इतना बचा। अब इसको क्या करना है कि अपन के पास दो केस बन सकता है, एक cos x 0 हो सकता है या फिर ये पूरा क्वांटिटी 0 हो सकता है। तो अपन के पास दो केस बने, तो cos x इक्वल टू 0 ये ज़्यादा आसान है, और इधर है 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, cos x 0 मतलब यहाँ पे x डायरेक्ट लिखते हैं, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इवेंट मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 π/3 नहीं π/2। तो ये अपन के पास एक जनरल सोल्यूशन यहाँ से आ गया cos x से, और एक जनरल सोल्यूशन यहाँ से अपन के पास क्या आ जाएगा sin x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये माइनस कहाँ से, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये 1/2 अगर रहता प्लस में 1/2 रहता तो अपन के पास sin 30 डिग्री होता है। sin 30 डिग्री मतलब π/6, हाँ sin 30 डिग्री मतलब π/6 होता है, π/6 होता है। तो ये अगर पॉजिटिव होता तो ठीक है, और पॉजिटिव होता तो π/6 होता है जनरल सोल्यूशन, और पाई माइनस π/6। लेकिन ये निगेटिव है तो इसका सबसे छोटा वाला ये प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, क्या होगा पाई प्लस π-6। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x इक्वल टू साइन पाई माइनस प्लस π/6, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। π/6 पे तो 1/2 देगा। ठीक है, लेकिन ये निगेटिव है, sin x निगेटिव है मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये अपन के पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो पाई प्लस π/6, तो अपन के पास क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा sin 6x 7 π/6, ये अपन के पास आ गया। तो इससे अपन के पास जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n 7 π/6। ये एक सॉल्यूशन ये आया जनरल सोल्यूशन, एक जनरल सोल्यूशन ये आया, तो दोनों को ऐड करके लिख लीजिए। ऐड करके लीजिए तो x इक्वल टू अपन के पास आएगा 2n प्लस 1 की पावर 1 इंटू π/2 और n पाई प्लस -1 की पावर n 7 π/6, यह अपन के पास दूसरा आएगा। एक बार आंसर देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 का, n पाई -1 की पावर n 7 π/6 2n प्लस 1 π/2। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन के पास, ये अपन के पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, इसका अपन को जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो अपन सेक स्क्वायर x को 10 में चेंज करते हैं। जैसे 10 में चेंज करते तो अपन के पास आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। ठीक है, ये अपन के पास तो कैंसिल आउट हो गया, 1 कैंसिल आउट हो गया। अब इस सबको एक तरफ ले आइए, सबको जैसे एक तरफ लाएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू 0। अब देखिए 10 स्क्वायर 2x और 10 2x को एक से एक को काट मत दीजिएगा, अगर काट दीजिएगा तो आपका सोल्यूशन कम हो जाएगा। इसीलिए ये जो जैसे ट्रिगो इक्वेशन बनाते हैं ना तो कभी काटिएगा मत, जैसे ही काटिएगा ना तो आपका जो सोल्यूशन है ना, नंबर ऑफ सोल्यूशन वो बहुत ही ज़्यादा कम आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा का डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए काटिएगा मत, अपन इस साइड ले आइएगा, इस साइड ले आएगा, और जो कॉमन है वो कॉमन ले आइए। कॉमन क्या आ जाएगा अपन के पास 10 2x दोनों में है, 10 2x दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, तो अपन के पास आ जाएगा 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे दो केस बन सकता है, 10 to x 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। ये पूरा क्वांटिटी 0 होने के लिए, LHS 0 होने के लिए अपन के पास ये 0 होना पड़ेगा, ये 0 होना पड़ेगा। तो दो केस बनेगा, पहला केस बनेगा 10 to x इक्वल टू 0, दूसरा केस बनेगा 10 to x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये केस काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसका जनरल सोल्यूशन अपन लिखना ऐसे भी जानते हैं, 2x इक्वल टू अपन के पास हो जाएगा n पाई, क्योंकि पाई पे ये 0 होता है, तो अपन के पास x अपन के पास डायरेक्ट हो जाएगा n पाई बाई 2। एक सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन यहाँ से आ गया। दूसरा जनरल सोल्यूशन यहाँ से आएगा 10 2x इक्वल टू -1, तो अपन के पास -1 आएगा। यहाँ का प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन अपन के पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। 1 तो अपन के पास क्या होता है, ये क्या नाम है 1 कब देता है, पाई बाई 4 पे, अपन के पास पाई बाई 4 पे, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव तो होने है नहीं, पॉजिटिव नहीं है, तो अपन के पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो पाई माइनस पाई बाई 4 यहाँ आ गया अपन के पास। तो 10 2x क्या आ जाएगा अपन के पास, 10 2x आ जाएगा 10 3 पाई बाई 4। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो ये अपन के पास इतना आ गया। तो अपन के पास जनरल सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। ये अपने के पास जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि x ही सिर्फ लिखना है, 2x तो है नहीं, तो x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ठीक है, कुछ नहीं कि ये 2 को इधर डिवाइड कर दिए, तो ये अपन के पास, दो जनरल सोल्यूशन आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो अपन दोनों को एक जगह लिख देते हैं, तो अपन के पास x बिलोंग्स टू हो जाएगा n पाई बाई 2 कॉमा, सॉरी x इक्वल टू होगा, x इक्वल टू n पाई बाई 2 कॉमा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ये पर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये अपन के पास दो जनरल सोल्यूशन हो गया। जनरल सोल्यूशन एक बार मैच कर लेते, क्वेश्चन नंबर 8 था, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है अपन के पास इस एक्सरसाइज का, sin x प्लस sin 3x, sin x प्लस sin 3x प्लस टाइम्स sin 5x इक्वल टू 0। इसका अपन के पास क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें ना अपन कोई दो में CD फार्मूला लगाते हैं, और CD फार्मूला इस तरीके से लगाते हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखिए CD फार्मूला में अपॉन में 2 होता है। ठीक है, तो 2 को ऐड करके कोई तीसरा आ रहा है, देखिए 3 1 4 4 1, इसको ऐड करके ये चौथा तीसरा नहीं आ रहा, अगर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, 5 3 8, 8 में से 2 गया तो 4, साइन 4 तो है नहीं के पे, 5 1 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अपन के पास 3 आएगा, sin 3x। तो इस दोनों में CD फार्मूला लगाते हैं, इसको एक जगह लिखिए, sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। ठीक है, इस दोनों में CD फार्मूला लगाते हैं, sin c प्लस sin d, c की जगह 5 लिखते हैं और d की जगह x लिखते हैं। अगर CD फार्मूला याद नहीं है तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट sin c प्लस sin d इक्वल टू होता है 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी बाई 2। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं देख लीजिएगा, c माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये अपने पास CD फार्मूला है, CD फार्मूला इस दोनों में अप्लाई करते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे तो जगह हो जाएगा। चलिए तो CD फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो c की जगह अपन के पास क्या है, ये है, और d की जगह अपन के पास ये है, तो 2 इंटू साइन c प्लस डी मतलब 5x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी, तो कॉस c माइनस डी मतलब 5x माइनस x बाई 2 प्लस टाइम्स साइन 3x इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपन नोट करके ये सब तो याद ही रखिएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास हो गया। इसमें अपन सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा अपन के पास, तो 2 इंटू साइन, या अपन के पास कितना आ जाएगा, 5 1 6, 6 में से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा, इंटू कॉस 5 में से गया 4 तो 2x आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस टाइम साइन 3x इक्वल टू 0। यह अपन साइन 3x दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, साइन 3x कॉमन लेते हैं तो अपन के पास आ जाएगा 2 कॉस 2x प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे दो केस बन रहा है, कौन कौन केस, पहला केस कि ये क्वांटिटी 0 हो जाए या ये क्वांटिटी 0 हो जाए। ठीक है, तो दो केस बनाइए। पहला केस में अपन के पास क्या आ जाएगा, साइन 3x इक्वल टू 0। दूसरा केस में क्या आ जाएगा, 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू
0। ठीक है, पहला केस में साइन 3x, तो 3x 0 कहाँ पे होगा, n पाई पे, तो अपन के पास x क्या आ जाएगा, n पाई 3। यहाँ पे जनरल सोल्यूशन, इससे जनरल सोल्यूशन ये आ गया, इससे जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, cos 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स 1/2। डायरेक्ट अपन लिखते हैं cos 2x इक्वल टू माइनस टाइम 1/2। ये माइनस टाइम्स 1/2, अगर 1/2 नहीं हो, माइनस नहीं होता तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका आता है, ये अपन के पास cos 60 के बराबर होता है। cos 60 के बराबर मतलब cos प्रिंसिपल सोल्यूशन अपन के पास पाई/3 आ जाता। ठीक है, लेकिन ये माइनस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब पाई माइनस पाई/3 हो जाता है, या पाई/2 प्लस पाई/3 होता है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2x इक्वल टू क्या आ जाता है, cos पाई माइनस पाई/3, इतना लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो अब पाई/3 जनरल सोल्यूशन आता, सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन। अगर ये माइनस आ गया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा इसका जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो अपन के पास cos 2x क्या आ जाता है, 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई/3, cos टाइम्स cos इंटू 2 पाई/3 आ जाता। ठीक है, तो अपन के पास ये cos वाला, ये cos थीटा प्लस cos अल्फा वाला फॉर्मूला लगाइए, cos थीटा प्लस cos अल्फा वाला फॉर्मूला। तो देखा जनरल सोल्यूशन अपन के पास डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 2x इक्वल टू होता 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये अपन के पास cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता था ना, तो थीटा इक्वल टू आता था ना 2n पाई प्लस माइनस प्लस माइनस अल्फा, तो उसी से अपन ये लिखे हैं। ठीक है, तो इससे अपन x क्या हो जाएगा, x अपन के पास आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई/3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जनरल सोल्यूशन ये हुआ और एक जनरल सोल्यूशन ये वाला हुआ। ठीक है, दोनों को अलग एक जगह लिख देते, तो x इक्वल टू आ जाएगा n पाई/3 कॉमा n पाई प्लस माइनस पाई/3। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज कौन सा था, ये एक्सरसाइज अपन के पास था 3.4। ठीक है, तो 3.4 द एंड। अगर आपको एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.3 में कोई भी डॉट है तो आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन अगले एक्सरसाइज, अगले वीडियो से मिसलिनियस एक्सरसाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हम देखना चाहते हैं, तो हाँ मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको बनाकर दे दूंगा। इसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, तो ये मिसलिनियस एक्सरसाइज अगला वीडियो में हम बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है कि नए वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।